अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट सेविंग एंड सेविंग फंक्शन। प्रीवियसली हमने कंजम्पशन और कंजम्पशन पैटर्न के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि जैसे जो है ना सैलरी इंक्रीज हो जाती है, वैसे ही हमारे पास जो है ना कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं और उसके साथ साथ हमारे पास जो है ना सेविंग का ट्रेंड भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लोग सेविंग की तरफ भी जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी सैलरी कम होगी तो वो लोग क्या करेंगे कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करेंगे और उनके पास बहुत ही कम मार्जिन होगा कि वो लोग सेविंग कर सकें। तो इसीलिए कहता है कि सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड येट और पोस्टपोन्ड कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस इज टर्म एज सेविंग। कि अभी तक उन्होंने जो है ना इनकम का वो पोर्शन इस्तेमाल नहीं किया, या फिर उन्होंने जो है ना अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन किया हुआ है अभी के लिए, कि अभी हमने इस पे कुछ नहीं लेना, जमा करके जो है ना कुछ और हम इससे खरीद लेंगे। So कहते हैं कि according to Kenny's law of consumption, it is clear that every increase in income of household, their consumption expenditure also increases, but with lesser proportion. Remaining income is to be saved with the intention of some future use. It reveals the fact that along every increase in income, household consumption and saving both increases simultaneously. ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा कि प्रीवियसली उसमें टॉपिक में भी हमने यही बात की थी कि जैसे हमारे पास जो है ना इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हमारे पास जो है ना कंजम्पशन में बहुत ही कम फर्क आना शुरू हो जाता है और उसके ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्ट हमें जो नज़र आना शुरू हो जाता है वो सेविंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी ज़रूरत पूरी होती है तो वो एक्स्ट्रा थोड़े से जो है ना पैसे बचा के जो है ना कुछ बेहतर खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे अब एक बंदे की तनख्वाह जो है ना 20,000 हो, तो अब वो 20,000 में अपनी ज़रूरत पूरी करे या सेविंग करेगा। लेकिन जब उसकी सैलरी जो है ना 50,000 60,000 तक पहुँच जाएगी, तो फिर वो थोड़ा-सा बचा के क्या करेगा, वो कहेगा कि यार बाइक खरीद लूँ मैं, या फिर अपने लिए जो है ना कोई प्लॉट वगैरह खरीद लूँ या इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे, तो वो उन चीज़ों की सेविंग की तरफ सोचने की कोशिश करेगा। लेकिन जब उसके पास मार्जिन इतना कम है, ठीक है, कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा करे या फिर जो है ना सेविंग करे, तो वहाँ पे फिर ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अपने कंज़म्पशन की तरफ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना ये इफ़ेक्ट हमें पता चल गया इससे कि जब भी हमारे पास इनकम इंक्रीज़ होगी, कंज़म्पशन भी बढ़ेगी और हमारे पास जो है ना हमारी सेविंग भी इंक्रीज़ होगी। तो सेम अगर हम देखें सेविंग फंक्शन एस, वहाँ पे कंज़म्पशन फंक्शन होता था। सेविंग हमारे पास जो है ना इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट के साथ डिपेंडेंट हो गया है या इनकम के साथ हमारी डिपेंडेंसी आ गई है। सो कहते हैं कि सो एस इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस एस वाई। ठीक है, कि हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना कंजम्पशन वो जो है ना कम हो जाती है और सेविंग हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहता है कि सेविंग एंड इनकम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। एज इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट विद लेसर प्रोपोर्शन, रिजल्टेंटली सेविंग इंक्रीजेस। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना सेविंग हमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों बढ़ना शुरू हो जाती है? क्योंकि लोगों का ट्रेंड जो है ना हमारे पास सेविंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है और वो लोग सेविंग करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या सिंपली, जब हमने कहा कि हमारे पास जो है ना कंजम्पशन भी वैसे ही हमारे पास इंक्रीज होता है लेकिन लेसन प्रोपोर्शन में, क्योंकि हमारे पास जो है ना हमारी सेविंग इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन में देखें तो हमारे पास अगर कोई भी सेविंग नहीं हो रही, कंजम्पशन हमारे पास जो है ना या इनकम हमारे पास जो है ना क्या हुई है उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो क्या होगा, वो हमारे पास जो है ना नेगेटिव के बराबर होगा, ना होने के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सेविंग के लिए कोई मार्जिन ही नहीं है। वो तो हमारे पास सेविंग कब होगी, जब आपके पास इनकम में इंक्रीज आएगा। तो इसलिए नेगेटिव एस नॉट कि हमारे पास जो है ना अभी जो टाइम पे हमारे पास होगा तो वहाँ पे जो है ना क्या होगा कि अभी हमारे पास इनकम कम थी, तो तब हमारे पास है ना इनकम ओरिजेंटली नेगेटिव थी, हमारे पास ना होने के बराबर थी। कोई भी जो है ना सेविंग नहीं कर रहा था और फिर जब हमारे पास जो है चेंज आया तो एस वाई आ गया हमारे पास। तो इसलिए कहता है कि अगर हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास जो है ना इक्वेशन क्या आ जाएगी, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, कि हमारे पास इनकम में क्या होगा, कुछ प्रोपोर्शन हमारे पास कंजम्पशन में गया, कुछ हमारे पास सेविंग में चला गया। या फिर हम जो है ना सेविंग को जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारी सेविंग हो जाएगी। इसी चीज को हम जो है ना देखते हैं, कहते हैं कि जी मार्जिन और प्रोपेंसिटी टू सेव हमारे पास क्या होगी। तो कहते हैं कि as earlier we discussed, the saving of household is directly proportional to their income. To proceed with our discussion, we need to learn two central concepts: marginal propensity to save, average propensity to save। ठीक है, जैसे हमारे पास कंजम्पशन की थी, इसी तरीके से हमारे पास जो है ना सेविंग और उसके लिए है हमारे पास प्रोपेंसिटी, एवरेज भी देखेंगे और मार्जिन भी देखेंगे। तो कहते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन हाउस होल्ड इनकम। हमारे पास जितना जो है ना इनकम में चेंज आया उसके जैसे कंजम्पशन के ऊपर फर्क पड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे, सिंपली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहेंगे।
और एवरेज हमारे पास क्या हो जाएगा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल देयर टोटल इनकम, कि वो जो है ना कितना है अमाउंट ऑफ जो है ना अपने पास सेविंग कर रहे हैं इनकम के मुकाबले में कितना प्रोपोर्शन वो सेव कर रहे हैं। तो इसी को अगर हम इक्वेशन में देखें तो वहाँ पे हमारे पास चेंज इन कंजम्पशन होता था, यहाँ पर हमारे पास जो है ना चेंज इन सेविंग आ गया ड्यू टू हमारे पास चेंज इन इनकम। और फिर जो है ना सेविंग जो है ना टोटल सेविंग हमारे पास कितनी हो रही है तो वहाँ पे हम टोटल कंजम्पशन का जिक्र करते थे। यहाँ पे हमारे पास टोटल से जो है ना हमारी सेविंग कितनी हो रही है इनकम के मुकाबले में। तो इसलिए कहता है कि हेयर वी शुड नॉट सिंपल सिंपल वर्ड्स important derivation about propensities to consume and save will strengthen our understanding। ठीक है कि हमारे पास यहाँ पे सिंपल जो है ना इन चीज़ों का हम ये नहीं कंसिडर करेंगे, बस एक फार्मूला था हमने देख लिया कि जी चेंज इसमें आ गया या चेंज जो है ना हमारे पास नहीं आया, उसको नहीं देखना, बल्कि इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा हमारी जो है ना कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे जब हम जो है ना क्या करेंगे वही जो हमने कहा कि मार्जिन प्रोपेंसिटी हमारे ऊपर कितना फर्क आ रहा है, हमारे मार्जिन प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन और सेविंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो भी इजीली हमारे पास इसके थ्रू एलैबोरेट हो सकता है और हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारे पास वाई जो है ना हमारी इनकम किस चीज़ के बराबर हो जाती है, कंजम्पशन और सेविंग के बराबर हो जाती है। तो फिर जब हमारे पास चेंज इन इनकम हुआ तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग हमारे पास होगी कि नहीं होगी। वही स्टेटमेंट है कि जब इनकम में फर्क आया इंक्रीज हुई तो हमारी कंजम्पशन पैटर्न पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा और रिमेनिंग हमारी सेविंग पे भी फर्क पड़ गया। तो हमारे पास इसी चीज को अगर हम देखें तो हमारे पास चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, क्योंकि इक्वेशन में क्या था कंजम्पशन हमारे पास सेम एज इट इज, चेंज इन हमारे पास जो है ना वाई आता था। ठीक है, और फिर हमारे पास सेविंग का भी चेंज इन वाई आता था, तो हमने उसी इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दिया और हमारे पास जो है ना सिचुएशन क्या आ गई कि हमारे पास चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन हमारे पास आ जाएगा हमारे इनकम। तो कहते हैं कि हेंस एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसके वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो कंजम्पशन होगा वो ऐड होगा हमारे पास सेविंग के साथ, जिसको बराबर होना चाहिए एक एक। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 10 रुपए है तो 10 रुपए में मैंने 7 रुपए क्या किए होंगे लगाए होंगे, 3 रुपए मैंने सेव किए होंगे। और अगर मैंने 3 रुपए लगाए हैं तो फिर 7 रुपए मैंने सेव किए हैं। तो वो दोनों कंबाइनली मेरे पास क्या करेंगे वो 1 के बराबर होनी चाहिए, मेरी जो है ना उसके बराबर होनी चाहिए जितनी मेरी इनकम है। तो इसी वजह से हम क्या कह देंगे कि मार्जिन जो है ना हमने कहा था कि हमारे पास जो है ना प्रोपेंसिटी कंजम्पशन हमारे पास क्या है वो हमारे पास जो है ना ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन 1 होगी। देयरफॉर से हमारे पास जो है सेविंग के लिए भी ये होगा कि मार्जिन जो है ना हमारे पास उसके लिए इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा 0 से और 1 से कम होगा। इसी को हम जो है ना एग्जांपल के थ्रू देखें तो सिंपल से एग्जांपल दी हुई है कि इनकम इंक्रीज 10,000 एंड रुपीज 7,000 स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड 3,000 इज सेव। तो मार्जिन जो है ना हमारे पास कंजम्पशन क्या हुआ और सेविंग क्या है कि अगर मैं 7,000 रुपए जो है ना स्पेंड करूँ कंजम्पशन पे, 10,000 का चेंज है तो 0.7 मेरे पास क्या है डिफरेंस आया कि नहीं आया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन आई कि नहीं आई। और फिर जब सेविंग के लिए फाइंड करूंगा तो सेविंग 3,000 मैंने की थी वो मैंने पुट कर लिया और 10,000 मेरे पास जो है इनकम में फर्क आया इंक्रीज हुई तो 0.3 आ गया। तो अब दोनों को जमा कर लो एमपीसी प्लस एमपीएस, मेरे पास 1 आ गया। अगर बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे हमने कुछ गलती किया कैलकुलेशन में, इसकी वजह से वो बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वल रखना होगा। सो फर्दर अगर हम इसको देखें टेबल के थ्रू तो ग्राफिकली भी इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कहते हैं कि we'll use already used data already used in consumption section in support of understanding about saving function। सो हमारे पास सेम एज इट इज हमने कहा था कि इनकम हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है, कंजम्पशन भी हमारे पास जो है ना इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है, थोड़े अमाउंट से वहाँ पे 100 था यहाँ पे हमारे पास 50 के जो है ना परसेंट से चल रहा है। तो हमारे पास सेविंग जो है ना जब स्टार्टिंग होगी तो कोई नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो है ना इनकम में कोई चेंज नहीं आया। जब हमारे पास इनकम में चेंज आया तो हमारे पास वहाँ पे हमारा जो है ना अगर कंजम्पशन बढ़ी है तो हमारी जो है ना इनकम भी उतनी थी, दोनों बराबर चल रहे थे, जीरो हो गए। जहाँ पे हमारी इनकम 200 थी 150 कंज्यूम कर रहे हैं तो कितना डिफरेंस आया हमारे पास 50 का। 300 इनकम थी 200 जो है ना हमारे पास क्या हुआ कंज्यूम हो गया 100 बच गए। फिर हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना 400 हमारे पास जो है ना हमारी इनकम थी 250 हमारे पास कंजम्पशन था, कितना बचा 150 एंड सेम फॉर द लास्ट वन। ठीक है, तो फिर इसी के बेसिस पे हमने क्या कहा कि हमारे पास मार्जिन जो है ना प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग हमारे पास क्या हो जाएगी चेंज हमारे पास इनकम डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो है ना हमने कहा कि चेंज इन इनकम, तो वो हमारे पास जो है ना वही कहता है कि सेम डेटा हम जब यूज करें तो हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग हमारे पास 0.5 रहेगी। कंजम्पशन के लिए हमने 0.5 कंसीडर किया था, यहाँ पे सेविंग के लिए हमने जो है ना वही 0.5 कंसीडर किया। तो हमारे पास क्या हुआ कि जो है ना एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग हमारे पास क्या होगी वो पहले में 0 होगी
क्योंकि हमारे पास जो है ना इक्वल आ रहा है, 100 डिवाइड बाय 100 आ रहा है, चेंज हमारे पास जो है ना होने के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास चेंज आता जा रहा है, हमारे पास जो है ना वैल्यू देखिए वो भी इंक्रीज होती जा रही है एवरेज में। क्यों? क्योंकि एवरेज का फार्मूला जो अभी हमने देखा वो सिंपली क्या था, यही था ना हमारे पास, कि हमारे पास क्या है, सेविंग कि हमने कितनी की है और उसको डिवाइड कर दो इनकम पे। तो सेविंग हमने कितनी की, हमने कहा कि 50 है, 50 डिवाइड करो 200 पे, हमारे पास 0.25 आ गया। So कहते हैं कि table explain the relationship among income, consumption and saving. When income was zero due to autonomous consumption, people have to meet their basic need for that they have taken financial assistance, such that a negative saving. ठीक है, जो वहाँ पे हमने नेगेटिव हमारे पास साइन आ रहा था -9 ए, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जब हमारे पास क्या हो रहा है कि जितनी उसकी इनकम है वहाँ पे उसके पास कोई भी ऐसे चीज जो है ना हमारे पास नहीं है, या उसके पास इतनी जो है ना मार्जिन नहीं मौजूद कि वो बंदा सेविंग कर सके। तो जब वो सेविंग नहीं कर सकता, हमने क्या कहा कि हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, स्केड्यूल वो ज़ीरो चल रहा है, क्योंकि उसके पास जो है ना इनकम में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन हमारे पास से जो है ना कंज़म्पशन उसकी 50 चल रही थी। सो कहते हैं कि लेटर ऑन विद द इंक्रीज़ इन इनकम कंज़म्पशन इंक्रीज़ेस विद लेसर प्रोपोर्शन दैट कॉजेस टू इंक्रीज़ इन सेविंग फ्रॉम 50, 100 एंड सो ऑन। तो इसी वजह से अगर सेविंग को देखें तो उसमें ज़्यादा फ़र्क आ रहा है हमारे पास, ठीक है? और हमारे पास जो है ना कंज़म्पशन में बहुत थोड़ा-सा फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। उसमें जो है ना ट्रेंड बहुत ही कम हमारे पास इंक्रीज़िंग आ रहा है। इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकली देखें तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इनकम यहाँ पे है, ठीक है? तो हमारी जो है ना कंज़म्पशन यहाँ पे चल रही थी, 45 डिग्री के ऊपर आ रही थी, ठीक है? तो हमने देखा कि हमारे पास जो है ना लाइन में और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि नेगेटिव था पहले, 50 से अगर देखें तो हमारे पास नेगेटिव चल रहा था। लेकिन जैसे-जैसे इनकम इंक्रीज़ होती गई, हमारे पास जो है ना सेविंग हमारी थोड़ी-सी ऊपर आना शुरू हो गई है। तो पहले इस एरिया में वो लाई कर रहा था हमारे पास, क्यों? क्योंकि नेगेटिव था, हमारे पास जो है ना इनकम ज़ीरो थी। जो है ना इनकम इंक्रीज 0 आया था, तो इस वजह से वहाँ पे वो नेगेटिव 50 जा रहा था। तो बिलो द लाइन हमारे पास सिचुएशन चल रही थी। जैसे ही हमारे पास जो है ना क्या हुआ कि इनकम बढ़ती गई, हमारे पास जो है ना सेविंग इंक्रीज होती गई, और फिर सेविंग हमारे पास यहाँ पे लाई कर रही थी। कंजम्पशन को देखें तो उसमें थोड़ा सा फर्क आया हुआ है, वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इतना ऐसे जो है ना उसमें डिफरेंस नहीं आया कंजम्पशन में, लेकिन हमारे सेविंग में देखें तो वो जीरो से ऊपर की तरफ मूव हो गया। तो कहते हैं कि the above graph explain the consumption increasing along with the increase in income, but rate of change in consumption is lesser than the change in income, which leads to increase in saving, which is shown in lower panel of the figure. Beyond Y static, the saving curve become positive। Okay, यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये जो पॉइंट था, उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे ट्रेंड इंक्रीज होता जा रहा है, हमारे पास जो है ना इनकम बढ़ती जा रही है। हमारे पास जो है ना यहाँ पे देखें इनकम यहाँ पे आ रही है, फिर इधर आ जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, तो हमारे पास सेविंग ट्रेंड वो जो है ना इंक्रीज होता जा रहा है। और कंजम्पशन में देखें तो हमारे पास बहुत ही कम फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो उसमें इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सेविंग में हमें ट्रेंड ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे पास सेविंग के, ठीक है? जो हमें जो है ना रीज़न बनते हैं कि हम जो है ना सेविंग की तरफ जाएँ, हम सेविंग पे अप्रोच कर रहे हैं। तो पहली चीज़ हमारे पास रहती है लेवल ऑफ इनकम। Because saving is determined by the level of income. There is direct relationship between the two, such that saving increase as the level of income increases. वो तो हमने obviously पहले से ही हमने कह दिया कि जैसे आपकी जो है इनकम इंक्रीज होगी, सेविंग ट्रेंड भी इंक्रीज होता जाएगा। सेकंड हमारे पास आता है नेट हमारी वेल्थ, कि हाउसहोल्ड नेट वेल्थ इज द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स owned by a household, less any liabilities or debt owned. A decrease in net wealth would make consumers less inclined towards spending and more inclined towards saving at each income level। कि जहाँ पे हमारे पास हाउस होल्ड के है ना ओवरऑल वेल्थ का हम जिक्र कर लेते हैं कि उसके पास जितने जो है ना वैल्यू ऑफ एसेट्स मौजूद हैं, ठीक है? तो वो जो है ना हम उसको देख के अगर उसके जो है ना हम कर्जे वगैरह उससे हटा देते हैं, ठीक है? तो फिर जो उसके पास अमाउंट बच जाएगी, ठीक है? कहते हैं कि डिक्रीज इन नेट वेल्थ वुड मेक कंज्यूमर लेस इंक्लाइंड, ठीक है? कि वो डेट्स वगैरह और ये चीज़ें पे करता है, लायबिलिटीज वगैरह पे करता है, तो उसके पास पैसे कम रह जाएंगे। तो वो जो है ना स्पेंडिंग उसकी क्या हो जाएगी, वो जो है ना कम हो जाएगी, लेस इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पेंडिंग एंड मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेविंग एट ईच लेवल ऑफ इनकम। कि वो जो है ना क्या करना शुरू कर देंगे, सेविंग की तरफ वो ज़्यादा जाएँगे, बजाय इसके कि वो जो है ना अब अपने पास पैसे रखें या कंज़म्पशंस की तरफ जाएँ। क्यों? क्योंकि वो इसको जो है ना क्या करना है, अपने डेट्स वगैरह भी तो पे करने थे, तो उसकी वजह से उसकी वेल्थ पे जो है ना इफ़ेक्ट पड़ा, तो वो उस जो है ना कवर करने की कोशिश करेगा और उसके लिए वो सेविंग करेगा। नेक्स्ट हमारे पास रीजन है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर इंक्रीजिंग सेविंग बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन एंड द अमाउंट पेड बाय द borrowers for current spending power. An increase in interest rate, other things held constant, will lead to less spending on things that are purchased on credit and thus higher savings. ठीक है कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है ना, हम कहते हैं कि इकोनॉमी में भी हम उसको बैलेंस करने के लिए इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही वर्कआउट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या है, कहता है कि जैसे हमारे पास सेविंग इंक्रीज होती जाएगी,
कंजम्पशन कम होगा तो हमारे पास जो है ना जो बारोअर्स होंगे उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। क्यों ज़्यादा मिलेंगे? क्योंकि वो लोग जो है ना बैंक वगैरह में पैसे रखेंगे, तो बैंक में जब वो लोग पैसे रखेंगे तो बैंक से लोग लोन लेने के लिए ज़्यादा आएँगे क्योंकि बैंक के पास भी और पैसे ज़्यादा होंगे। ठीक है? तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और रिमेनिंग हमने कहा कि सिट्रस पैरेबल्स या बाकी फैक्टर्स जो हमारे पास चेंज ना हो, इंटरेस्ट रेट की और रीज़न भी हो सकती है चेंज की। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है ना इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी कि हमारे पास जो है ना स्पेंडिंग कम हो जाएगी, ठीक है? जो कर्ज़े वगैरह पे लेते थे और सेविंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो है ना उनके पास जो लेट्स से एक बंदा है उसके पास ₹10,000 है तो ₹10,000 का मज़ीद कर्ज़ा लेके अच्छी स्पेंडिंग कर सकता है। लेकिन जब उसके ऊपर जो है ना उसको इंटरेस्ट पहले ₹1 देना पड़ता था, अब वो क्या हो चुका है ₹50 हो चुका है, तो डिफरेंस ज़्यादा हो गया। तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा डिस्करेज हो जाएगा और वो जो है ना क्या करेगा कि वो जो है ना कर्जा लेना छोड़ देगा। सेकंड हमारे पास नेक्स्ट कहता है कि ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स फैक्टर्स सच एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी encourage people to save more. Similarly, an established system of banks and other financial institutions promote saving by way of interest earning motives. Whereas high and widespread indirect taxes are likely to force consumers to spend more on maintaining standard of life, which will cause a reduction in personal saving. कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना या गवर्नमेंट्स की देखो इंस्टीट्यूशंस की कि वो किस चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं। वो जो है ना इकोनॉमी जो है ना बेहतर बनाने के लिए लोगों से ज़्यादा टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं या फिर वो जो है ना टैक्सेस रिड्यूस करके लोगों को जो है ना बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो लोग अपने जो है ना अमाउंट्स को कंजम्पशन को बेहतर बना सकें। तो कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का जो है ना प्रॉपर्टी को एनकरेज करने के लिए हम भी लोगों को जो है ना ज़्यादा एनकरेज करते हैं कि वो सेविंग की तरफ जाएँ। तो बैंक क्या करता है इसके लिए? ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक यही काम तो कर रहे होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि वो आपको जो है ना एनकरेज करते हैं कि आप लोग बैंक में पैसे रखवाओ, आपको उसके बदले में जो है ना वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करे, एक सेफ अमाउंट आपको मिलती रहे। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ पे टैक्सेस बढ़ जाते हैं जैसे आज का सिचुएशन है, तो फिर क्या हो जाता है कि लोगों के पास जो है ना अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी जो है ना पैसे कम पड़ रहे होते हैं, तो वो सेविंग की तरफ कब जाएँगे? तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि सिचुएशन को देखते हुए वो लोग जो है ना सेविंग को छोड़कर कंजम्पशन की जो है ना अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लास्ट वन कहता है कि सब्जेक्टिव मोटिवेशन फॉर सेविंग according to Keynes, there are multiple factors that motivate individuals and enterprise to save, such as to provide for future needs, to build up a reserve against unforeseen contingencies, to undertake business projects, to expand business investment, and to have financial prudence in discharging debts. ठीक है कि हमारे पास जो है ना उसके लिए मोटिवेशन क्या है, वो क्यों सेविंग कर रहे हैं, तो बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक हो गया, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनीज वाइज जो है ना वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव उनके हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको जो है जैसे मैंने एग्जांपल दी थी स्टार्ट में कि वो सेविंग इसलिए कर रहा है, कोई जो है ना वो घर बना रहा है, कोई जो है सेविंग कर रहा है तो गाड़ी खरीद रहा है, कोई सेविंग कर रहा है तो बच्चों की फीस दे रहा है। तो क्या हो जाता है कि डिफरेंट मकासद के लिए लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। कोई जैसे है ना अनफोर्सिन कंटीजेंसीज के लिए करता है, कोई भी इंसान जो है ना सिचुएशन आ सकती है, कोई कर्जा देने के लिए कर सकता है। तो लोग जो है ना क्या करते हैं, डिफरेंट वजह बात की वजह से वो लोग सेविंग की तरफ जाते हैं और वो कहते हैं कि यार हमें जो है ना कंजम्पशन को रिड्यूस कर देना चाहिए और कुछ अमाउंट हमारे पास जो है ना सेव होना चाहिए ताकि हम अपने जो है ना फ्यूचर में आने वाली ज़रूरत को मीट कर सकें। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ डिटर्मिनेंट्स थे जिनके बारे में हमने जिक्र किया कि हमारे पास जो है ना सेविंग को इफेक्ट करते हैं कि हमारे पास सेविंग इंक्रीज करने का सोर्स बनते हैं या फिर हमारे पास जो है ना डिक्रीज करने का सोर्स बनते हैं। इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। थर्ड चीज हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है कि लोग जो है ना पैसे कहाँ पे पुट कर रहे हैं और किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कहते हैं कि सेविंग भी बात हो गई है हमारे पास, ठीक है, कंजम्पशन भी हो गया। अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं क्योंकि सी प्लस आई प्लस एज हमने कहा था। ठीक है, तो अब कहते हैं कि आफ्टर डिटेल डिस्कशन अबाउट टू मेजर कंपोनेंट्स कंजम्पशन एंड सेविंग, नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट सच दैट इन्वेस्टमेंट. Investment also plays an important role in Keynesian theory of income and employment. Meaning of investment हमारे पास क्या है, कहता है कि expenditure done by household or firms on capital goods is called investment. कि हमारे पास जो है ना जो भी expenditure किया जाता है capital goods या household जो है ना करती है ताकि वो जो है ना उससे कुछ earn कर सके या किसी मकसद के लिए वहां पे जो है ना पैसे पुट करते हैं, तो इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कि आपने सुना भी होगा कि हमारे पास जो है ना यार इस बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे पैसे ब्लॉक किए हुए हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे उसने जो है ना उसको यूटिलाइज किया होता है उन पैसों को। तो केनेजियन थ्योरी ने भी जो है इन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है कि जहाँ पे हमारे पास जो है ना इनकम और उसका रोल इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट का भी रोल इंपॉर्टेंट है। हमें उसको भी कंसिडर करना होगा कि किस तरीके से हाउस होल्डर फर्म जो है ना वो अपने कैपिटल गुड्स को जो है के ऊपर जो है ना एक्सपेंडिचर कर रही है।
तो कहते हैं कि it includes spending on construction of new commercial building, roads and communication, plant and machinery, etc. Although throughout the year we spend money on old capital assets like old building and old transport, that these are not included in real investment of the country. For real investment, quantitative addition in capital goods is a precondition. By making investment on old shopping mall, it is simply considered as an uh, exchange of ownership rather than addition to existing stock of capital of a country. As spending on the buyer side has to offset the existing investment by withdrawing investment from the seller side. ठीक है कि हमारे पास जो है ना नए बिल्डिंग नए ब्लॉक्स बनाए जाते हैं या जो है ना रोड्स बनाए जाते हैं या न्यू कम्युनिकेशन जो है चैनल्स बनाए जाते हैं प्लांट एंड मशीनरी बनाए जाते हैं तो वो हमारे पास टोटली न्यू है और जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे पुट की जा सकती है लेकिन अगर एक बंदे का अपना घर है और उसको क्या करते हैं रिपेयर कर देते हैं तो अब उसने कोई न्यू इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया अब अपनी गाड़ी है उसके पास उसको जो है ना उसने रिपेयर कर लिया तो उसने उसने कोई जो है ना कारनामा नहीं किया कि कोई नई चीज खरीद ली या जिसकी वजह से जो है ना उसके लिए उसने टैक्सेस पे कर दिए तो वो चीजें तो उसने की नहीं है तो हमारे पास जो है ना कोई एडिशन उसकी आई नहीं हुई है तो हमने क्या कहा कि इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम रियल इन्वेस्टमेंट का जिक्र करेंगे तो उसमें जो है ना क्वांटिटेटिव एडिशन हमारे पास होनी चाहिए ठीक हो गया कि हमारे पास जो है ना गुड में इजाफा होना चाहिए हमारे पास जो है ना हमारे इनकम जो है ना इन्वेस्टमेंट में इजाफा होना चाहिए ठीक है तो इसीलिए हमने क्या कहा कि जो है ना अगर कोई बंदा जो है ना वो पुराने शॉपिंग मॉल को दूसरे को बेच देता है तो वो हमारे पास कुछ नई चीज नहीं है जस्ट मालिक उसका बदल गया है तो वही चीज हमारे पास तो इसीलिए हमारे पास जो है ना क्या करना चाहिए कि हमारे जितने भी अमाउंट होंगे इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी न्यू प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगी न्यू कंस्ट्रक्शन और उसकी तरफ जाएंगी जो हमारे पास क्या करेगा एडिशन का सोर्स बनेगा तो इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कहता है कि मिस्टर जैन हैज परचेज एन ओल्ड वर्कशॉप एंड पेड ₹10 million to Mr. Ijaz as the owner of the workshop. By doing so, apparently, Mr. Zen has invested ₹10 million, but actually it is a simple exchange between both of them. It is obvious now that spending of Mr. Zen has taken out the investment of Mr. Ijaz with same value. Hence, in real terms, there is no addition to the stock of the capital of the country. ठीक है कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल का जिक्र तो नहीं कर रहे ना हम तो मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं इसको तो इसलिए हमारे पास क्या किया अगर मिस्टर जैन ने जो है ना ओल्ड वर्कशॉप जो है ना दूसरे बंदे से खरीद लिया 10 मिलियन का ठीक है तो वो तो इजाज के पास जो है ना पैसे आ गए हैं तो इजाज के जो है ना लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से लेकिन इकोनॉमी को तो उससे कोई फायदा नहीं पहुंचना क्योंकि एक बंदे के नाम था वो दूसरे के नाम पे चला गया तो उसमें जो है ना कोई रियल एडिशन हमारे पास नहीं हुई कि हम कहें कि यार हमारे पास जो है ना क्या हुआ कुछ न्यू जो है ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई है या हमारे पास जो है ना कैपिटल ऑफ कंट्री के ऊपर फर्क पड़ चुका है तो इसी वजह से अगर हम इसके जो है ना देखें इन्वेस्टमेंट फंक्शन को देखें तो वो हमारे पास क्या होगा कहता है कि इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीजेस अलोंग एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एक्सेप्ट अ फ्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है क्या कि हमारे पास जो है दैट इज फ्रैक्शन ठीक है कहता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमारे पास आल्सो इंक्रीज होगी क्योंकि जब हमारे पास नेशनल इनकम बढ़ेगी ठीक हो गया कि इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन के अलावा ठीक है सो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड अप ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम ये हमारे पास जो है ना इन्वेस्टमेंट किस किस लेवल पे बनती जा रही है हम उसको देखेंगे ठीक है ये हमारे पास जो है ना किस तरीके से उसमें इंक्रीज आ रहा है किस तरीके से जो है ना लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और किस अमाउंट की तरफ जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बंदे की जो है ना तनख्वाह 50,000 हो जाती है तो क्या वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इतना मार्जिन या सेविंग की तरफ जाएगा 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की तरफ जाता है तो वहां पे हमारे पास जो है पैटर्न हमें नजर आएंगे कि वो जो है ना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसी को अगर हम शो करें तो कहता है कि हमारे पास इक्वेशन में तो कहता है कि आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई ठीक है कि वो भी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है हमारे पास सो इन्वेस्टमेंट भी सो क्या हुआ इन्वेस्टमेंट आई नॉट प्लस एम वाई तो कहता है कि आई रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट कि कितनी हमारे पास जो है ना इन्वेस्टमेंट हो रही है आई नॉट इज अटोनमस इन्वेस्टमेंट कि हमारे पास जो है ना कितनी अटोनमस इन्वेस्टमेंट हो रही है किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और कहता है कि वाई इज द नेशनल आउटपुट और इनकम और फिर हमारे पास जो है जो इनकम वगैरह में हमारे पास चेंज आ रहा है उसकी वजह से हमारे पास कितने है ना आउटपुट हमारे पास नेशनल आउटपुट या इनकम इंक्रीज हो रही है तो कहते हैं कि एम इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट और एम हमारे पास क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी है वो कितने जो है ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वो जो है ना हमारे पास कितना चेंज आ रहा है उसमें तो कितने आप जो है ना इन्वेस्टमेंट की तरफ रुझान आपका बढ़ता जा रहा है उन चीजों को हम कंसिडर करते हैं तो कहते हैं कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल डिस्कस हेयर टू कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम जो है ना दो कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखेंगे एक तो हमने जो है ना क्या कर दिया हमने अटोनमस इन्वेस्टमेंट का जिक्र कर दिया और एक हमने क्या कर दिया नेशनल आउटपुट का जिक्र कर दिया कि वो जो है ना उसको इफेक्ट कर रही होती है ठीक है सो ये हमारा जो है ना आज का टॉपिक था जिसमें हमने जो है ना क्या किया सेविंग के पैटर्न के ऊपर भी जिक्र किया और उसके साथ साथ हमने जो है ना कंजम्पशन के ऊपर भी जिक्र किया
नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट फंक्शन से कि हमारे पास जो है ना ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट किस तरीके से इफेक्ट करती है, ग्राफिकली क्या है हमारे पास, और नेशनल आउटपुट या हमारी इनकम वो किस तरीके से जो है इफेक्ट होती है। सो अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।